आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की पॉलिटी सिविक्स को। और इसका चैप्टर है हमारा 6 राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज। और इसका सेकंड पार्ट है, इसमें ये वीडियो खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। देखिए, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था दलीय व्यवस्था। दल व्यवस्था में मैंने आपको बता दिया था 3 तरह की दल व्यवस्था के बारे में बताया था। एक तो कुछ देश में एक दलीय व्यवस्था है, जिसमें मैंने चीन का उदाहरण आपको दिया था। 2 दलीय व्यवस्था, जहां पे जैसे कि अमेरिका और फ्रांस की बात, अमेरिका और ब्रिटेन की बात हमने कल वाले पार्ट में करी थी। इसके बाद भारत जैसे देश की बात की थी जहां पे बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब शुरू करते हैं आगे कि ऐसे में सवाल ये बन जाता है कि कौन सी दलीय व्यवस्था जो है बेहतर है। क्या एक दल वाली व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, क्या 2 दलों वाली व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, या फिर बहुदलीय व्यवस्था जो है वो बेहतर है? कौन सी व्यवस्था बेहतर हो सकती है? तो देखिए, इसके लिए कोई सटीक जवाब नहीं है, यानी कि कोई भी सटीक जवाब दे पाना इसके लिए मुमकिन नहीं है। क्योंकि देखो, दुनिया भर के जो देश हैं वो हर मामले में एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है तो किसी देश की जनसंख्या कम हो सकती है। कहीं पे विविधता बहुत ज्यादा हो सकती है तो कहीं पे विविधता कम हो सकती है। ठीक है, कुछ देशों में जो साक्षरता दर है वो ज्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है। वहां पे भाषाएं अलग हो सकती है, संस्कृति, रीति रिवाज सब कुछ अलग हो सकता है। ऐसे में वहां के लोग और उनके जो नियम वगैरह बनाए गए, संविधान जो होगा उनका वो भी अलग होता है। तो ऐसे में हम फिक्स नहीं कह सकते कि कौन सी व्यवस्था जो है बिल्कुल बेहतर रहेगी। ठीक है, ना तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि एक दलीय व्यवस्था अच्छी है, ना 2 दलीय कह सकते हैं, ना बहुदलीय। तो ये डिपेंड करती है उस देश पे और वहां की व्यवस्था पे। तो कुछ देशों में अधिक विविधता नहीं होती तो कुछ देशों में बहुत कम विविधता होती है। ऐसे में कोई एक आदर्श व्यवस्था नहीं हो सकती। ठीक है, आगे देखिए, एग्जाम्पल यहां पे देते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए। देखो, भारत जो है एक बड़ा देश है और इसकी आबादी भी बहुत ज्यादा है। तो भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश की बात करें तो यहाँ पे भारत में कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह की जातियों के लोग रहते हैं, जातियों में बटे हुए, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में बहुदलीय व्यवस्था भारत जैसे देश के लिए बेहतर है। लेकिन क्या ये दुनिया के सभी देशों के लिए बेहतर हो सकती है? तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि शायद वहां पे इतनी बेहतर ना भी हो। तो कोई सटीक इसका जवाब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो व्यवस्था होती है समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर ही राजनीतिक दल अपनी नीतियां वगैरह बनाते हैं, और इस समाज पर ही निर्भर करती हैं चीजें। आगे क्वेश्चन ये बनेगा कि राजनीतिक दलों में जनता की भागीदारी, कि जो जनता की भागीदारी क्या होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, राजनीतिक दलों से नफरत करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति से, नेताओं से और राजनीतिक दलों से नफरत करते हैं। क्यों? वो ये कहते हैं कि ये जो नेता होते हैं ये भ्रष्टाचारी होते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो नेता होते हैं ये वादे तो करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन उन वायदों को पूरा नहीं करते हैं। तो लोगों की अपने अपने विचार यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखिए, समझते हैं इसको। दक्षिण एशिया में एक सर्वे किया गया तो वहां पे पता लगा कि लोगों का जो राजनीतिक दलों पर विश्वास है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी पहले लोग ज्यादा विश्वास करते थे पार्टियों पे, पॉलिटिकल पार्टियों पे, लेकिन अब वो विश्वास क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। संपूर्ण संसार में राजनीतिक दल एक ही ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। याद रखें, राजनीतिक पार्टियों पे लोग कम भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं, उन्हें मतलब इस बात का विश्वास नहीं है कि कोई पार्टी सब कुछ सही ही करेगी। इसके बाद भी राजनीतिक दलों के कामकाज में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह की बातें आ गई। एक तो भाई लोग जो हैं वो भरोसा भी कम करते हैं राजनीतिक दलों पे, और दूसरी तरफ वो राजनीतिक दलों में शामिल भी हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था चलती रहती है दुनिया भर में। तो स्वयं को, हर व्यक्ति स्वयं को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात अगर हम देखें कि भारत में अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ बताते हैं। ठीक है, अगर इनका रेशियो हम देखें, अनुपात देखें, तो कनाडा, स्पेन, जापान और दक्षिण कोरिया के मुकाबले भारत में ज्यादा लोग हैं जो अपने आप को किसी न किसी राजनीतिक दल से जोड़कर देखते हैं। ठीक है, पिछले 3 दशकों यानी लगभग 30 साल के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया है। ठीक है, यानी कि लोग जो हैं धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसके मेंबर बनते जा रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि लोग विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़ते जरूर हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो राजनीतिक दलों से दूरी भी बना के रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा के अनुसार अपने आप को जोड़कर देखते हैं। भारतीय राजनीतिक दलों के बारे में बात कर लेते हैं।
तो देखिए राजनीतिक दल की बात करें तो भारत में दो तरह के राजनीतिक दल यहाँ पे हमें दिखेंगे। एक तो वो जो राष्ट्रीय लेवल के होंगे यानी राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है। एक वो पार्टियां जो क्षेत्रीय या प्रांत के लेवल पे होंगे, उसको क्षेत्रीय पार्टी कह सकते हैं हम, या फिर इसको हम प्रांतीय पार्टी भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से आगे देखने वाले हैं। देखिए विश्व की संघीय व्यवस्था, अगर हम संघीय व्यवस्था देखें तो संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में दो प्रकार की राजनीतिक पार्टियां होती है। कौन सी दो प्रकार की? एक पार्टी वो जिसका फैलाव देश में बड़े लेवल पे है या बहुत मतलब पूरे देश में फैली हुई, एक ऐसी पार्टी होती है। एक पार्टी ऐसी होती है जो कुछ राज्यों तक ही फैली होती है या कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही रहती है, पूरे देश में उसका संगठन नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी पार्टियां देखने को मिलती हैं। तो केवल कुछ क्षेत्रों में अस्तित्व रखने वाले दल, पूरे देश में अस्तित्व रखने वाले दल ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि दो प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो कौन सी होती है। तो सबसे पहले आप कहोगे केवल कुछ क्षेत्र में अपना अस्तित्व रखने वाले दल, यानी जो कि कुछ स्पेशल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है, देश में उनका ज्यादा उनका संगठन मजबूत नहीं है। कुछ ऐसे पार्टियां होती हैं जो पूरे देश में अस्तित्व रखने वाली पार्टियां होती हैं। भारत में भी यही स्थिति है। कुछ पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, और कुछ ऐसे जो कुछ स्टेट तक ही सीमित हैं और ज्यादा जीत नहीं पाती हैं चुनाव ज्यादा राज्यों में। तो देखिए आगे, देश में सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनको चुनाव आयोग में जाके अपना क्या कराना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। चुनाव आयोग सभी पार्टियों को बराबर मानता है, लेकिन कुछ बड़े दल जो होते हैं, राष्ट्रीय दल आप कह सकते हो, उनको कुछ मुख्य सुविधाएं दिए जाते हैं। जैसे उनको अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, ठीक है, और उन चुनाव चिन्हों का प्रयोग जो होता है वो पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं वही कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो है वो हाथ का निशान है, ठीक है। बीजेपी का आप देखोगे तो कमल का फूल है, और अन्य पार्टियों का देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे बीएसपी का देखते हैं तो उसका हाथी का निशान है। तो इस तरीके से तो इनको क्या मिला होता है? चुनाव चिन्ह मिला होता है। इन्हें मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है। क्योंकि ये मान्यता प्राप्त दल क्यों कहा जाता है? क्योंकि राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं और चुनाव आयोग द्वारा इनको विशेष महत्व दिया जाता है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बना रखे हैं, क्लियर नियम बना रखे हैं कि कोई दल यानी कोई राजनीतिक पार्टी कितने प्रतिशत वोट लेकर आ जाए या कितनी सीट जीत ले तो उसे मान्यता प्राप्त दल कहा जाएगा, ठीक है। किसी भी दल को मान्यता प्राप्त दल नहीं कहा जा सकता। कोई भी पार्टी पहले रजिस्ट्रेशन कराएगी, चुनाव लड़ेगी, तो उसको कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ एलिजिबिलिटी होती है, उसको पूरा करने के बाद ही वो मान्यता प्राप्त बनती है, ठीक है। तो वो चुनाव आयोग ने फिक्स कर रखा है। क्या है वो दायरा, उसको समझिए। तो मान्यता प्राप्त दल बनने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रांतीय पार्टी यानी कि जो राज्यों की पार्टी होती है उसके लिए क्या करना है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े हुए कुल मतों का, यानी जो राज्य के विधानसभा के जो चुनाव थे उसमें जो टोटल वोट पड़े हैं उस वोट का कम से कम 6%, ठीक है, 6% या उससे ज्यादा, लेकिन 6% से कम नहीं होने चाहिए। जैसे जो भी वोट पड़े हैं उस वोट का 6%, ठीक है। 6% से प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 6% या उससे अधिक, ठीक है। और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, यानी कि 6% वोट भी चाहिए और 2 सीटें कम से कम उसे जीतनी भी हैं, ठीक है, करती हैं, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। यानी वो स्टेट की पार्टी बन जाती है, राज्य की पार्टी बन जाती है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जहां पे भी बात विधानसभा की आ जाए, राज्य की विधानसभा की बात आ जाए, तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं। अब यहीं पे अगर मैं राष्ट्रीय दल की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? तो राष्ट्रीय दल देखो क्या होता है। अगर कोई दल लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव में पड़े कुल वोट यानी जो कुल मत हुए, ठीक है, या तो लोकसभा में जो कुल वोट पड़े हैं वो, या फिर 4 राज्यों, कम से कम 4 राज्यों की विधानसभा जो होती है उसके जो चुनाव होते हैं उसमें कुल वोटों का 6% हासिल किया हो। यानी कि या तो उस दल ने लोकसभा के चुनाव में जो वोट पड़े हैं उसका कम से कम 6% प्राप्त किया हो, ठीक है, और या फिर राज्यों की विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें कम से कम 4 राज्यों की विधानसभा के चुनाव लड़े और उसमें से कम 6% वोट हासिल किए हों, और लोकसभा के चुनाव में उसने कम से कम 4 सीटें भी जीती होनी चाहिए, ठीक है, 4 सीट भी जीती हो और कम से कम 6% वोट भी प्राप्त किए हो, तो उसे कौन से दल की मान्यता मिल जाती है? उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब 2006 आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है
उसमें आपको पुराना डाटा मिलेगा, ठीक है, पुराना, यानी 2006 तक टोटल जो थी वो 6 पार्टियां थी, ठीक है, जो नेशनल पार्टी थी, राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी थी वो टोटल 6 थी। लेकिन अगर आपको आज के समय की बात करें तो 8 ऐसी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली हुई है, ठीक है, लेकिन आपकी किताब में 6 पार्टी लिखी है, तो ये पुराना डाटा है, मैं आपको थोड़ा सा नया जोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है, इसके इन पॉइंटों को ध्यान रखना। अब देखिए वो जो 6 पार्टी हैं आपकी बुक में ये दे रखी है, जैसे कि कांग्रेस हो जाएगी, बीजेपी हो जाएगी, बीएसपी हो जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी हो जाएगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो जाएगी, ये हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावा भी 2 पार्टी ऐसी हैं जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, तो उसमें है तृणमूल कांग्रेस, यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो एक ये हो जाएगी, और एक है नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये 2 पार्टी और आप इसमें जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है, वर्तमान में देखें तो। अब मैं यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में 6 पार्टी दी है, तो मैं उन्हीं 6 पार्टी के बारे में डीप डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और केवल देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन पुरानी पार्टियों में नाम आता है कांग्रेस का। इसकी स्थापना जो हुई थी भारत में वो 1885 में हुई थी, और एक अंग्रेज थे ए.ओ. ह्यूम, इनके द्वारा की गई थी। ये जो पार्टी है ये विभाजन, इस पार्टी में कई बार विभाजन हुआ है, इसी पार्टी से टूट के फिर एनसीपी वगैरह बन गई, ठीक है। आप देखते हो जो इसी पार्टी से टूटकर टीएमसी, आप देखते हो इसी पार्टी से कई सारी पार्टियां बन गई है, इसी पार्टी से टूटकर, यानी इसमें कई बार विभाजन हुआ है। भारत देश की आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर इस पार्टी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि पुरानी पार्टी और ये एक ऐसी पार्टी है जिसका संगठन पूरे देश में है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक देश में सबसे अधिक समय तक इसी पार्टी की सरकार रही है, और 1989 के बाद देखें तो पार्टी का जन समर्थन धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। और एक बार 1977 आप जब इमरजेंसी वाला समय देखोगे उस समय में इसका जन समर्थन गिरा था, लेकिन वो 18 महीने बाद ठीक हो गया था सिस्टम। लेकिन 1989 के बाद धीरे धीरे जनता इस पार्टी से दूर होने लगी थी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो मध्यम मार्ग है, ये ना तो वामपंथी विचारधारा के है ना ही दक्षिणपंथी, यानी कि ये ना तो लेफ्टिस्ट है और ना ही ये राइट विंग के, ठीक है, बीच की विचारधारा को ये मानते हैं। इस वर्ग ने, ये जो कांग्रेस है इसने हमेशा धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यक जो समुदाय है इनके हितों को अपना एजेंडा बनाया है। 1989 के बाद भारतीय राजनीति में किसी भी जब पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में जो भी सरकारें आई थी वो सारी गठबंधन वाली सरकारें आई थी। देखिए 1989 से पहले जो भी सरकारें थी वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी। एक 1977 वाली सरकार को अगर हम छोड़ दें तो जितनी भी सरकार थी वो बहुमत वाली सरकार थी कांग्रेस की। लेकिन इसके बाद जो सरकारें आई हैं वो गठबंधन वाली सरकारें आई है, ठीक है, गठबंधन वाली सरकारें। दूसरे नंबर पे देखें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। पुरानी भारतीय जनसंघ को दोबारा जीवित करके 1980 में ये पार्टी बनाई गई थी। ये पार्टी राष्ट्रवाद पर आधारित है। ये पार्टी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के बिल्कुल खिलाफ है। जो आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा दिया था वो ये पार्टी उसके खिलाफ थी, इसीलिए जो अभी एनडीए की सरकार है उसने 370 को खत्म कर दिया, ठीक है। और ये पार्टी जो ये समस्त भारत में यानी पूरे भारत में रहने वाले लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने, यानी कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए, ये कहती है, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, सब एक ही चीज को मानेंगे, ठीक है, ऐसा कहती है। और जो धर्म परिवर्तन किए जाते हैं, जबरन लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उस पर रोक लगाने के पक्ष में है। 1990 के दशक में इस पार्टी का समर्थन जो था वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो गया था। आप देखोगे 1980 में जब ये पार्टी बनी थी तो इसको कोई बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला था, लेकिन 1990 के दशक में ये बहुत बड़ा आधार बन गया था इसका। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक गठबंधन बनाया जो कि एनडीए कहलाता है, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं, ठीक है। वर्तमान में विदेश में राष्ट्रीय जनता, सॉरी यहाँ पे एक टाइपिंग की मिस्टेक है, वर्तमान में देश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये हो जाएगा बीजेपी। अब बीजेपी, कांग्रेस 2 पार्टी बता दिया, अब आगे देखते हैं बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी। ये जो कांसीराम जी थे इन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1984 में। बहुजन समाज पार्टी जो है ये आदिवासी लोग, दलित, पिछड़ी जाति के ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यक, इन लोगों को अधिकार दिलाने की बात करती है, ठीक है। ये पार्टी जो है यूपी में बहुत अच्छा इसको मतलब बहुमत था एक समय में, आप ये कह सकते हो कि यूपी में सरकार भी बनाई थी इन्होंने। ये पार्टी जो है ये शाहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार और बाबा अंबेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। और ये जो लोग हैं ये मेन इनका जो वोट बैंक है वो आदिवासी, दलित लोग, पिछड़ी जाति के लोग हैं।
दलितों और निर्बल वर्ग की जनता के लिए कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज्यादा ये पार्टी सक्रिय रही है। इसके बाद बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, जो कि सीपीआई है। इसको सीपीआई कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये जो पार्टी 1925 में गठन हुआ, ये मार्क्सवाद लेनिनवाद इनके विचारों से प्रभावित है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में आपने पढ़ा हो अगर, तो धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और अलगाववादी और सांप्रदायिक शक्तियों का ये विरोध करते हैं। ये पार्टी जो है संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों, गरीबों और उनके हितों को आगे बढ़ाने को का एक उपकरण मानती है। ठीक है, यानी कि इनका जो फोकस होता है ये किस पे होता है, मजदूर वर्ग पे, किसान पे और गरीब पे। ये पार्टी जो थी सही चल रही थी, लेकिन 1964 में ये पार्टी टूट गई दो हिस्सों में। एक हो गई सीपीआई, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरी हो गई सीपीआई-एम, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। ठीक है, इसका जो इसका आधार देखोगे, जनाधार देखोगे तो केरल राज्य में बहुत बड़ा है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, यहाँ पे इस पार्टी के फॉलोवर जो है बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं दूसरी पार्टी जो टूट गई थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी से ही निकली, 1964 में बनी है। ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद में आस्था रखते हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक हैं ये। ठीक है, और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो पार्टी है सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनाव को सही मानती है, और इस पार्टी का जो समर्थन है वो पश्चिम बंगाल और केरल और त्रिपुरा ऐसे राज्यों में ज्यादा है। ये जो पार्टी गरीबों, मजदूर, खेतिहर मजदूर, बुद्धिजीवियों के बीच में इसकी अच्छी पकड़ है, और ये पार्टी मुल्क में, देश में पूंजी और सामान के मुक्त आवाजाही की जो अनुमति देने वाली जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी उसकी आलोचना करती है। यानी जो हमारा व्यापार है विदेशों से, उसकी कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे आलोचना करती है। अगली है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और एनसीपी देखें, कांग्रेस पार्टी में बंटवारे के बाद 1999 में ये पार्टी बनी। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघवाद में ये विश्वास रखती है। ये जो पार्टी है ये कहती है कि जो व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, यानी जो भारत में जन्मे नागरिक हैं, इन जो बड़े बड़े सरकारी जो मुख्य पद होते हैं भारत के, उसमें केवल भारत में जो जन्मे नागरिक होते हैं उन्हीं के लिए आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ये कहती है। महाराष्ट्र में इस पार्टी को जनाधार है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा वर्ग जो है जो इस पार्टी का फॉलोवर है, और इस पार्टी का जन समर्थन मेघालय में भी है, असम में भी है और मणिपुर में भी है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये तो हो गई हमारी मेन 6 पार्टियां, 2 के बारे में आपको और बता दिया था मैंने। अब देखते हैं प्रांतीय दल। ये तो थी नेशनल लेवल की पार्टी भारत में, जिनका संगठन पूरे देश में है या फिर एक से अधिक राज्यों में है। अब बात करते हैं छोटी पार्टियों की, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर आप कह लो प्रांतीय दल हैं। तो इन पार्टियों के अलावा अन्य मुख्य पार्टी जो है उनको क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है या प्रांतीय पार्टी कहा जाता है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि इनको ज्यादा मतलब पूरे देश में समर्थन नहीं है, इनको कुछ प्रांतों में, जैसे अब बीएसपी है, ये तो एक नेशनल लेवल की पार्टी है, लेकिन फिर भी आप बीएसपी को देखोगे तो उसका समर्थन बहुत सारे राज्यों में ज्यादा नहीं है। अब धीरे धीरे कम हो रहा है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि जैसे आप जेडीयू जैसी पार्टी देखोगे तो ये कुछ राज्यों तक ही सीमित है, बाकी राज्यों में कोई मतलब इनका बड़ा समर्थन नहीं है कोई। तो ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा और अपने नजरिए में ये पार्टी क्षेत्रीय हो, केवल क्षेत्रीय हो। इनमें कुछ पार्टी ऐसी हैं जो अखिल भारतीय दल हैं, यानी कि जिनका देश में अन्य जगह पे भी संगठन है, लेकिन इन्हें कुछ प्रांतों में ही कामयाबी मिल पाई है। जैसे कि देश में इतने सारे राज्य हैं, इतना बड़ा देश है, तो 2-4 राज्यों में, 5-6 राज्यों में फैली हुई है पार्टी, पर इनको समर्थन बहुत कम मिल पाता है, 1 या 2 राज्यों में। मतलब कहने का मतलब चुनाव तो लड़ती हैं पर जीत नहीं पाती हैं बहुत ज्यादा सीटें, तो इसीलिए आप कह सकते हो कि ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई इन्हें। समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इनका राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी अनेक राज्यों में इकाई है, वोट भी, चुनाव भी लड़ते हैं, वोट भी मिलते हैं, पर फिर भी बहुत बड़े लेवल पे देखा जाए तो इनको सीटें नहीं मिल पाती हैं। और कुछ आप देखोगे बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, ऐसी भी कुछ पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पहचान को लेकर बिल्कुल एक्टिव रहती हैं, सजग हैं। 1989 के बाद क्या हुआ, क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, देखिए मैं समझाता हूं आपको इसके पीछे क्या कहानी है। 1989 से पहले जो भी चुनाव हुए थे, देखिए 1989 से पहले जो भी चुनाव होते थे उसमें ज्यादातर आप देखोगे हमेशा कांग्रेस की ही सरकार रही है।
ठीक है, बहुमत मिल जाता था। लेकिन 1989 के बाद बहुमत नहीं मिल पाता था किसी भी पार्टी को। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में सभी पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने लगी। अब जब गठबंधन की सरकार बनाने लगी तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये भी तो गठबंधन में ऐड होती हैं, जुड़ जाती हैं, तभी तो गठबंधन बन पाता है। तो इसलिए इन क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व जो है 1989 के बाद हमें ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस के गठबंधन, देखो देश की जो बड़ी पार्टी है जैसे कि कांग्रेस है और बीजेपी है, ये देश की बड़ी पार्टी है। अब क्या हुआ, इन्हें पता है कि भाई 1989 के बाद से ज्यादातर जो सरकारें बन रही है वो गठबंधन की बन रही है। तो एक समय ऐसा आया जब इनको लग गया कि भाई अब तो बहुमत किसी पार्टी को मिलना ही नहीं है, तो इन्होंने अपना एक बड़ा गठबंधन तैयार कर लिया। तो कांग्रेस ने एक गठबंधन तैयार किया जिसको यूपीए कहा जाता है। बीजेपी ने अपना एक गठबंधन तैयार किया जिसको एनडीए कहा जाता है। तो यूपीए को ही हिंदी में बोलते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, और एनडीए को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, तो ये जो एनडीए है ये बीजेपी का गठबंधन है और जो यूपीए है ये कांग्रेस का गठबंधन है। तो ये गठबंधन है, और इन गठबंधनों में ये जो छोटी छोटी प्रांतीय पार्टी हैं ये भी इसमें शामिल है। आगे देखिए, राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां। राजनीतिक दल जो है, पार्टी जो है, इनके लिए समस्याएं भी होती है, चुनौतियां भी होती हैं। क्या चुनौती होती है, देखिए वंशवाद की चुनौती है इनके सामने, आपराधिक तत्व भी इसमें घुस जाते हैं, बहुत सारे क्रिमिनल लोग भी पार्टियों में शामिल होते हैं, विकल्प नहीं होता इनके पास, विकल्पहीनता है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है इनमें, पारदर्शिता की कमी होती है। तो ये कुछ समस्याएं, चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वंशवाद, वंशवाद में क्या होता है कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो क्या करते हैं, पार्टी में अपने परिवार के सदस्य या जो उनके करीबी हैं, जो उनके रिश्तेदार वगैरह हैं, उनको पार्टी में ऊंचा स्थान देना पसंद करते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो ईमानदार कार्यकर्ता होता है, जो पार्टी के लिए बिल्कुल लगन से काम करता है, वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसको फायदा नहीं मिलता। नेता, जो बड़े नेता हैं, उनके रिश्तेदारों को ही फायदा मिलता रहता है, तो इसे कहते हैं वंशवाद। ठीक है, दूसरा देखो, पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के भी कई मुद्दे हैं। तो राजनीतिक दलों में देखोगे तो पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती, इनके बीच में कमी देखने को मिलती है। कई सारे राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिसमें कुछ घोटाले भी सामने आते रहते हैं। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, आपने देखा है बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, उन पर 10-10 मुकदमे चल रहे होते हैं, कई तो जेल भी जा चुके होते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, यानी कि आपराधिक तत्व जो हैं वो राजनीतिक दल में घुस जाते हैं। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की चिंता चुनाव जीतने की होती है केवल। अब ऐसे में राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के लिए कोई भी तरीका अपना लेती है। कोई अगर क्रिमिनल आ जाता है और उन्हें लगता है कि क्रिमिनल चुनाव जीत सकता है, इसका वर्चस्व है उस इलाके में, तो ये उसको भी रख लेते हैं। और अब आप सोचो, जब अपराधी लोग नेता बन जाएंगे तो देश का स्तर कैसा होगा, राजनीति का स्तर गिरने लगेगा। तो ये भी एक समस्या है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र ना होना। बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं जिसमें केवल बड़े नेताओं की चलती है, जो छोटे नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं उनकी कुछ चलती नहीं है, उनकी बातें नहीं मानी जाती, उनकी राय को नहीं माना जाता। तो लोकतंत्र की कमी है पार्टी के अंदर। ठीक है, राजनीतिक पार्टियों में शक्ति कुछ नेताओं के हाथ में होती है, वो जैसे चाहें वैसे पार्टी को चलाते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता है ऐसे में। ठीक है, विकल्पहीनता कि कुछ सार्थक विकल्प नहीं है। ठीक है, लोगों के पास सार्थक विकल्प का मतलब होता है विभिन्न पार्टियों की नीति और कार्यक्रम जो है वो महत्वपूर्ण अंतर होना। हर पार्टी की एक विचारधारा होती है। ठीक है, बीजेपी की एक अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी विचारधारा है। लेकिन अब क्या होता जा रहा है, इन पार्टियों के बीच में विचारधारा का जो अंतर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले ये बहुत बड़ा अंतर होता, तब धीरे धीरे कम हो रहा है, और ये पूरे दुनिया में दिख रहा है। देश में तो दिख ही रहा है, पूरे दुनिया में। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो एक दूसरे के बहुत अपोजिट है, अब इनके बीच में भी अंतर जो है वो कम होता जा रहा है। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है, विकल्पहीनता। अब देखो, एक क्वेश्चन ये आपके पेपर में आता है कि दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, ये जो दल हैं इनको कैसे सुधारा जा सकता है। तो देखिए, इसको सुधारने के लिए बहुत सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले क्या हो कि राजनीतिक दलों को अपने खर्चे का प्रबंध करना चाहिए, जो भी पार्टी का खर्चा हो रहा है उसका सही मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है, ताकि भ्रष्टाचार वगैरह कम हो। जो राजनीतिक दल हैं उनको प्रभावशाली व्यक्ति या कंपनियों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। कई बार क्या होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं या जो करोड़पति लोग होते हैं, इनके प्रभाव में राजनीतिक पार्टियां आ जाती हैं। ठीक है, वो अपने अनुसार पॉलिसी बनवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विभिन्न राजनेताओं को धन या फिर पद का लालच देकर दल बदल भी करवाया जाता है। एक पार्टी में कभी उस पार्टी को छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं लालच में, ऐसे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दल बदल के लिए कठोर कानून होना चाहिए। हालांकि कानून तो है, पर फिर भी इस पे अंकुश उतना ज्यादा नहीं लग पाया है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, यानी रोक लगाने की जरूरत है। विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने संगठन के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को भी कम से कम, कहा जाता है 1/3 सीटें तो कम से कम दे ही देनी चाहिए। ठीक है, महिलाओं को सीटें जरूर देनी चाहिए। ज्यादातर आप राजनीतिक पार्टी में देखोगे महिलाओं को सीटें उतनी ज्यादा उनको नहीं मिल पाती हैं, तो ये गलत है।
आगे देखिए, राजनीतिक पार्टियों को अपने दल में ईमानदार आदमी रखने चाहिए, स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति रखने चाहिए। जो आपराधिक गतिविधि वाले हैं, जैसे क्रिमिनल हैं, तो अपराधियों को कभी भी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा पार्ट 2 जो है ये खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर कर दें वीडियो को, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और जल्दी आपका लास्ट चैप्टर भी करा देंगे एक जो बचा हुआ है। इसके बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद, जय भारत।